नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिलाधिकारी के निर्देश पर संचारी रोगों को देखते हुए कलेक्ट्री कमिश्नरी के अटैचमेंट सफाई कर्मचारियों द्वारा शहर के नजदीकी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। एडीपीआरओ श्रीकांत दरवे सफाई का निरीक्षण करते हुए ग्राम पंचायत कुलबाज बहादुरपुर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। ग्राम पंचायत में साफ सफाई करने के बाद मोहटी घाट पर महायज्ञ की तैयारी चल रही है। 2 अप्रैल से पूजा पाठ होना है, उसे देखते हुए भी आज साफ सफाई किया गया। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचारी रोग को देखते हुए जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस समय जो मच्छरों का प्रकोप चल रहा है उसे देखते हुए दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। वाराणसी से खबर है, जहां वाराणसी जोन के अंतर जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता वर्ष 2022 का समापन हुआ है। आजमगढ़ पुलिस टीम ने 13 गोल्ड तो 7 सिल्वर व 1 कांस्य पदक पर कब्जा किया है। 27 मार्च से शुरू होने वाले वाराणसी जोन के अंतर जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता वर्ष 2022 के आयोजन का आज जनपद बलिया में समापन हुआ, जिसमें वाराणसी जोन की समस्त टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें विभिन्न स्पर्धा दौड़, 400 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, बाधा दौड़, शॉट पुट, पोले वैल्यूट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलाइन थ्रो, हाई जंप, ट्रिपल जंप, रेस, वॉकिंग 20 किलोमीटर, 100x4 मीटर्स रेलवे रेस आदि का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद आजमगढ़ टीम ने उक्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर जनपद आजमगढ़ का मान बढ़ाते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 13 गोल्ड, 7 सिल्वर व 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। आजमगढ़ में उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलहनी आजमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ अतुल कुमार सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी पलहनी आजमगढ़ जयप्रकाश सिंह ने संयुक्त रूप से विद्यालय के बच्चों को वार्षिक परीक्षा फल वितरित किया। इसमें मुख्य रूप से जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह लीडर, ट्रेनर स्काउट्स प्रधानाध्यापिका क्रांति राय, विजय कुमार, पूनम राय, गीता राय, इंद्रावती सिंह, कुसुम पाठक, संगीता राय, संगीता यादव, अभिषेक दुबे सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सिंह लीडर, ट्रेनर स्काउट, जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ ने किया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर पंचायत महाराजगंज कार्यालय पर स्थानीय व्यापारियों को QR कोड के संबंध में जागरूक किया गया। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत महाराजगंज गुंजन कुमार ने बताया कि व्यापारिक लेन देन को ऑनलाइन करने के लिए व्यापारियों को जागरूक कर डिजिटल लेन देन के फायदे के बारे में भी बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी आजमगढ़ के निर्देशन में व्यापारियों को QR कोड वितरित कर पैसे के लेन देन की प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने इसके फायदे बताते हुए कहा कि डिजिटल लेन देन पर व्यापारियों को हर महीने 100 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। क्या कुछ कहा अधिशासी अधिकारी गुंजन कुमार ने, सुनिए। पंचायत के स्थानीय जो व्यापारी हैं उनको ये QR कोड आपके लोगों की तरफ से दिया जा रहा है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या योजना है सर? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंदर जिन लाभार्थियों का यहाँ पंजीकरण हुआ था और पंजीकरण के अगेंस्ट जिन लोगों का प्रथम लोन बैंक द्वारा डिसबर्स किया गया था उनके खाते में, अब उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह अपना पेमेंट जो है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें। इसके फायदे सबसे बड़ी, इससे फुटकर पैसे का जो होता है उससे उनको निजात मिल जाएगा। कैश बैक हर महीने उनको 100 रुपया मिलेगा। पैसा चोरी होने का डर खत्म हो जाएगा। उसके बाद तमाम कोरोना जैसी महामारी के चलते देखते थे कि पैसा लेन देन के बताया जाता था कि आप इससे उनको निजात, सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या नहीं आएगी। अपना गए, सामान लिए, मोबाइल से उनको पेमेंट कर दिए। तो इसलिए व्यापारियों को यहाँ जागरूक किया जा रहा है कि अब अपनी जो व्यापार है उसको डिजिटल लेन देन में उसको लाए और डिजिटल लेन देन के माध्यम से ही मैक्सिमम व्यापार करें। क्योंकि यहाँ के अभी छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको आज बुला के जो बचे थे उनको QR कोड वितरित कराया जा रहा है, उनको उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि QR कोड के माध्यम से कैसे वह लोगों से अपने खाते में पेमेंट करवाएंगे। जागरूक किया जा रहा है, लगातार संपर्क किया जा रहा है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का निर्देश भी है कि आप लोग प्रतिदिन 100 लाभार्थियों को प्रेरित करें, तो हम लोग उन्हीं के आदेश के आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर कई थाना क्षेत्रों से कई अपराधी गिरफ्तार हुए।
तरमा पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित 3 अभियुक्तों को जहां गिरफ्तार किया है उसमें एक अभियुक्ता भी शामिल है, तो वही थाना तहबरपुर पुलिस ने गंभीर चोट पहुंचाने वाले 2 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर पवई पुलिस की, तो पवई पुलिस ने भी जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर हमले में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर लिया है। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां जिले के प्राथमिक विद्यालय खेमाऊपुर शिक्षा क्षेत्र सठिया में रिजल्ट का वितरण किया गया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश चंद्र पांडे ने बच्चों को रिजल्ट वितरित किया और बच्चों के जीवन में शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उनके मंगलमय भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राकेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के अनुक्रम में समारोह आयोजित कर आज रिजल्ट का वितरण किया गया। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर शिक्षक संतजय यादव, पारुल शर्मा, शिखा सिंह, रेणु, राजकुमार, अनिल सिंह, अर्चना सिंह, प्रीति गिरी, मीनाक्षी, रूपा रानी और विद्यालय के रसोइया तथा विद्यालय के समस्त बच्चे उपस्थित रहे। रसोइया जिन्होंने आप लोगों के साथ कक्षा 1 से लेकर के 5 तक बड़ी मेहनत करके आप लोगों को बड़ा किया है, उस ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को लेकर के आप जहाँ कहीं भी जाएंगे इस विद्यालय का नाम रोशन करें और साथ ही साथ अपने गुरुजन लोगों को याद रखिए। हमेशा माँ बाप का आशीर्वाद और उसके बाद अपने गुरुजन लोगों का आशीर्वाद और जरूरी है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है और बिना आशीर्वाद के कोई आगे नहीं बढ़ा। तो विशेषतः वो गुरु जो आप लोगों को पढ़ा लिखा करके अक्षर का ज्ञान कराया, जीवन में सफल बनाने के लिए आपको आगे का मार्ग। बाल विकास परियोजना शहर आजमगढ़ व नारी शक्ति संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में पोषण पखवाड़ा का कार्यक्रम आयोजन शहर के मातवरगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय बड़ादेवी में किया गया, जिसके अंतर्गत किशोरियों, महिलाओं एवं गर्भवती महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन रोकथाम हित कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रंगोली के माध्यम से बताया गया कि एनीमिया कैसे होता है और इसके निराकरण के लिए हमें क्या करना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नारी शक्ति संस्थान सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने कहा कि एनीमिया से गर्भवती माँ और उसके बच्चों दोनों को खतरा होता है। यदि प्रसव के दौरान थोड़ा भी रक्तस्राव हुआ तो जाने का जोखिम हो जाता है। एनीमिक महिला का नवजात शिशु कमजोर होता है, जिससे प्रसव से दौरान या प्रसव के उपरांत जान जाने का डर बना रहता है। इसलिए प्रत्येक महिलाओं एवं किशोरियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पौष्टिक आहार लेना चाहिए। महिलाएं अपने आहार में पौष्टिक आहार के रूप में दाल, चावल, रोटी, हरी साग सब्जी, दूध व सलाद में चुकंदर, गाजर आदि का सेवन करें। उन्होंने आगे कहा कि एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है। ऐसे में अपना ख्याल खुद से महिलाएं रखना सीखें। इस अवसर पर आभा अग्रवाल, पूनम यशपाल सिंह, अनिता श्रीवास्तव, नीतू अस्थाना सहित संस्थान व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाएं उपस्थित रही। आजमगढ़ में नया से सियासी माहौल बन रहा है, जिसका परिणाम दूरगामी हो सकता है और इसका प्रभाव पूर्वांचल के कई जनपदों में दिख सकता है। कारण बसपा का दलित मुस्लिम गठजोड़। अगर ये गठजोड़ असर दिखाया तो पूर्वांचल की सियासी तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की पकड़ पूर्वांचल के कई जनपदों में है और मुस्लिम वर्ग के अलावा हिंदुओं में भी अच्छी पकड़ है। और शाह सभी सुधरी छवि के साथ साथ एक पढ़े लिखे अनुभवी समाजसेवी की वजह से मुसलमानों की पहली पसंद है। इस क्षेत्र की कई लोकसभा सीटों पर दलित और मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। बसपा ने भविष्य में इस गठजोड़ के जरिए धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराने का सपना संजोया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से इस्तीफा देने के बाद यहां उपचुनाव होना है। वहां उम्मीदवार स्थानीय होगा या सैफई परिवार का, इस पर चर्चा चल रही है। इस बीच बसपा ने न सिर्फ मुबारकपुर से विधायक रहे गुड्डू जमाली की पार्टी में वापसी की है, बल्कि उन्हें लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। इसे बसपा के भविष्य की सियासी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। उपचुनाव के बाद वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी बसपा ने इस रणनीति को अपनाया तो सपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सपा का मूल वोट बैंक भी मुस्लिम है। बसपा की इस रणनीति को लेकर सपा खेमे में भी हलचल दिख रही है। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में करीब 19 लाख मतदाता हैं। इसमें करीब 3.5 लाख यादव और मुस्लिम और दलित 3-3 लाख हैं। शेष अन्य जात के हैं। दलितों में बसपा का मूल वोट बैंक माने जाने वाले जाटों की संख्या अधिक है। ऐसे में बसपा की रणनीति है कि मुस्लिम और दलित एकजुट होकर सपा के सियासी रथ को रोक सकते हैं। इसके लिए गुड्डू जमाली फिट बैठते हैं, क्योंकि वह बसपा के लिए टिकट पर वर्ष 2012 व 2017 में विधायक रहे हैं। पर चुनाव से ठीक पहले वह बसपा से नाता तोड़कर सपा में चले गए थे, लेकिन सपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर चुनाव में उतरे और 37,000 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। बसपा ने जमाली की वापसी कर मुस्लिमों का हमदर्द होने का संदेश दिया है। बसपा ने कहा कि जब भी मुस्लिम सपा की ओर से रोक करते हैं तो भाजपा को जीत मिलती है। इसलिए बसपा उपचुनाव से ही सपा खेमे में किसी न किसी कारण क्षुब्ध रह रहे नेताओं को अपने पाले में करने में जुटी है। गुड्डू जमाली 2014 में आजमगढ़ से बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में
उतरे थे। इससे सपा के मुलायम सिंह यादव और भाजपा के रमाकांत के साथ त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। मुलायम को 3,30,00,000, रमाकांत को 2,77,000 और गुड्डू को 2,66,000 वोट मिला। इस तरह गुड्डू तीसरे स्थान पर रहे। इससे पूर्व वर्ष 2009 में यहाँ बसपा के अकबर अहमद डंपी को 1,99,000 वोट मिला था और भाजपा के रमाकांत को 2,47,000 वोट पाकर विजय हुए थे। आम आदमी पार्टी ने जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव की अगुवाई में आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं संग महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित किया। अपन दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हमले के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आजमगढ़ जिलाधिकारी को दिया। भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में जिस तरह भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर कानून को ताक पर रखकर उनकी सिक्योरिटी को धत्ता बताकर तोड़फोड़ की और उससे मुख्यमंत्री के परिवार को भी हानि पहुंची है। इसके बारे में ज्ञापन में राष्ट्रपति को अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण पर उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई करें और मुख्यमंत्री उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने का आग्रह किया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव का कहना है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा की गारंटी दी नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा क्या। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया गया। क्षेत्र के विद्यालयों में ये टीकाकरण किया जा रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड टीकाकरण को और प्रगति देने के लिए प्राथमिक तथा जूनियर स्तर के विद्यालयों को चयनित कर टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके क्रम में CHC अतरौलिया द्वारा RS कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के लिए 12 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चे और बच्चियां सम्मिलित हुए। विद्यालय में कुल 12+ के 53 लड़कियों तथा 56 लड़कों का टीकाकरण किया गया, जिसमें टीकाकरण को लेकर विद्यालय के बच्चों में काफी उत्साह दिखाई दिया। वहीं विद्यालय की प्रबंध समिति ने भी टीकाकरण को लेकर जागरूकता दिखाई। CHC टीम में गिरिजावती व सहायक सुनीता ने 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चियों का टीकाकरण किया। वहीं विद्यालय में ही द्वितीय डोज का टीकाकरण 15+ के 16 लड़कियों व 10 लड़कों का किया गया। संभावित कोरोना लहर को देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राथमिक तथा जूनियर स्तर के विद्यालयों को चयनित कर टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके क्रम में RS कॉन्वेंट स्कूल में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक टीकाकरण किया गया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों में काफी उत्साह रहा। आइए सुनाते हैं कि विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल अजय चौबे ने क्या कुछ कहा। आज आपके विद्यालय में वैक्सीन लग रही है, आपके विद्यालय का नाम बताइए, परिचय देते हुए बताइए कितने की वैक्सीन लगी, कितना क्या। मैं वाइस प्रिंसिपल RS कॉन्वेंट स्कूल अतरौलिया अजय कुमार चौबे। आज अतरौलिया स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा यहाँ पे कैंप लगाया गया, जिसमें विद्यालय के 12+ छात्रों को प्लस जो 15+ छात्रों को वैक्सीन लगाई गई, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जिसमें से 56 बॉयज़ और 53 गर्ल्स को 12+ की वैक्सीन लगी। साथ ही साथ 16 गर्ल्स और 10 बॉयज़ को 15+ की वैक्सीन लगाई गई। बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बच्चों में काफ़ी उत्साह था वैक्सीन को लेकर के। हमारे देश के जितने भी नवयुवक हैं, नौजवान हैं, बॉयज़ हैं, सब ने अपना बढ़ चढ़ करके हिस्सा अपनी वैक्सीन को लगवाने के लिए और कोरोना महामारी को ख़त्म करने में अपना योगदान दिया है। जैनपुर कस्बे में संस्थान बहु बेटी साड़ी सूट घर का भव्य रूप से ओपनिंग किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जैनपुर कस्बे के लोग मौजूद रहे। भाजपा नेता संतोष सिंह टिप्पू ने फीता काटकर दुकान का उद्घाटन किया। वही कहा कि जैनपुर कस्बे में नवीन संस्थान के खुलने से कस्बे के लोग लाभान्वित हो गए। इस दौरान अभिषेक सिंह, नीरज राय, संस्थान के संयोजक रईस अहमद, डॉक्टर मेहताब, मोहम्मद आतिफ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भारत में बढ़ती गर्मी और तेज लू से जनता परेशान है। ऐसे में क्षेत्रों में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों से उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित तमाम प्रदेशों में गर्मी के सबसे बुरे हालात हैं। गर्मी से होने वाली बीमारियों के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतनी जरूरी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी गर्मी को लेकर तथा गर्मी से होने वाली बीमारियों को लेकर अलर्ट है। विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर आए मरीजों को जरूरी जानकारी दी जा रही है। वहीं धूप और लू से बचने के उपाय भी लोगों को बताए जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने बताया कि लगातार बढ़ रही गर्मी से बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। खासकर लोगों को उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों की चपेट में आने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। घर से बाहर निकलते वक्त खूब पानी का सेवन करें। जहां तक हो पानी पीते रहें तथा ORS घोल का भी सेवन करते रहें। ज्यादा परेशानी होने पर विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह लें। धूप से बचें, धूप से ज्यादा बाहर ना निकलें, धूप से बाहर निकलते समय खाली पेट ना निकलें। आइए सुनाते हैं कि स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने और क्या कुछ कहा। भारत में बढ़ती गर्मी को लेकर तेज लू की जनता परेशान है। इसमें क्षेत्रवासियों को गंभीर बीमारी का डर है। इसमें स्वास्थ्य विभाग कोई नुस्खा बताए या घरेलू नुस्खा बताए जिससे कि इन लोग को न लगे। इस बार थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा है, तो इसमें है कि धूप में लोग ना निकलें, पानी का सेवन ज़्यादा करें, ORS का करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन और यही लू का ज़्यादा, अभी लू तो नहीं चल रही है लेकिन हीट स्ट्रोक का होता है,
चांस होता है। तो इसमें ये है अब ज़्यादा धूप में न निकलें, पानी नहीं पीकर चले, खाली पेट न रहें। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपकी तरफ से भी कोई यहाँ पे सुविधा ऐसी की गई है कि जैसे दवाई की जी ORS है, जो भी एंटी डायरियल है, जैसे इंडाइजेशन की भी शिकायत होती है, टेम्परेचर बढ़ने से डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास एंटी डायरियल, IV फ्लूइड, ORS सब सुविधाएं उपलब्ध है। इस तरह का कोई केस होता है तो उसके लिए पूरे तैयार है। आजमगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलैनी आजमगढ़ में प्रधानाध्यापिका श्रीमती कांति राय का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व प्रधानाध्यापक बेचूराम यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बेचूराम यादव ने किया। आज श्रीमती कांति राय अपनी सेवा से मुक्त हो रही हैं। इस अवसर पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया और श्रीमती कांति राय को विद्यालय परिवार के सदस्यों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह लीडर तिरन स्काउट ने बुके देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व अनुदेशक संदीप कुमार यादव, जो इस समय रानी के सराय में सहायक अध्यापक हैं, उनका भी सम्मान समारोह में स्वागत किया गया तथा दोनों महान विभूतियों को विद्यालय परिवार की तरफ से उपहार दिया गया। कार्यक्रम में शामिल सभी शिक्षकों ने बारी बारी से अपना उद्बोधन दिया। अंत में अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए बेचूराम यादव ने सभी को अपने कर्तव्य पालन करने के लिए कुछ आवश्यक सुझाव दिया। आजमगढ़ मऊ स्थानीय अधिकारी विधान परिषद चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी पूर्व विधायक अरुण कांत यादव के समर्थन में लामबंदी तेज कर दिया है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर ही हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में गोपालपुर क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे बलियागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव समेत उनके सैकड़ों समर्थकों को भाजपा में शामिल कराया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण कांत यादव भी मौजूद रहे। बतौर मुख्य अतिथि आजमगढ़ मऊ विधान परिषद चुनाव के प्रभारी और भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने कहा कि आजमगढ़ में पिछले चुनाव की हार को हम भूल चुके हैं और आजमगढ़ के विधान परिषद चुनाव हर जरूर जीतेंगे। सभी समाज के लोगों को जोड़ा जा रहा है और इससे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भाजपा में शामिल हुए ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने से वह बहुत खुश हैं और यह उनके लिए नई पार्टी ही नहीं है। जहां तक यादव वोट बैंक के सपा के समर्थन होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के चुनाव में यादव मतदाता राष्ट्रवाद को वोट किए। इसी तरह आजमगढ़ के भी यादव मतदाताओं को राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ने का वो काम करेंगे। जहां तक बहुजन समाज पार्टी छोड़ने की बात है तो इसका जो मूल आधार वोट है वह इसके खिसक चुका है। जबकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही आजमगढ़ से न जीती हो लेकिन उसका वोट बढ़ा है, तो ऐसे पार्टी में काम करने से कोई फायदा नहीं हुई। इसका आधार कम होता जा रहा है, वहाँ संघर्ष करने से कुछ नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हो रहे स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में प्रत्याशी घोषित की है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय संसदीय बोर्ड, पूर्व विधायक अरुण यादव को भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय से प्रत्याशी घोषित किया है। उनको विजयश्री मिले, इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज जनपद आजमगढ़ और जनपद लालगंज के ब्लॉक संयोजक और मंडल अध्यक्षों की बैठक है। इस बैठक में हम पूरी कार्ययोजना तैयार करेंगे ताकि हमारे जो घोषित प्रत्याशी है उनको विजयश्री मिल सके। सर, इस विधानसभा में एक भी सीट भाजपा की नहीं निकली, लोकसभा भी हार गए, बहुत निराशा का माहौल कार्यकर्ताओं में किस तरह? इस निराशा के वातावरण को तोड़ने के लिए ही आज हमारे कार्यकर्ता ये संकल्प लिए हैं कि स्थानीय निकाय से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अरुण यादव उनको भारी मतों से हम चुनाव जिताएंगे। सर, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, क्या कारण मानते हैं कि आजमगढ़ में कमल क्यों नहीं खुलता? परिस्थितियाँ है, सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में नहीं रहा होगा, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हम जीत की शुरुआत स्थानीय निकाय चुनाव से करने वाले हैं। आज सर एक प्रमुख भी आपके यहाँ शामिल हो रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी भी रहे हैं, क्या कहें? मैं आदरणीय रमेश यादव जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। इनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण यादव भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। जनता पार्टी परिवार में पहले भी रहा हूं। विगत कुछ वर्षों में मैं एक तरह से निर्दल प्रमुख रहा हूं और मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी में आकर करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। तो अभी जैसे आप बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और एक महीना अभी रिजल्ट आया हुआ नहीं और आपका मोह भंग हो गया बसपा से, क्या करें? देखिए, बसपा, चूँकि मैं बहुजन समाज पार्टी में था और बहुजन समाज पार्टी अपने कैडर पे, अपने कार्यकर्ताओं पे नियंत्रण नहीं रख सकी है। उनके कार्यकर्ता जैसे स्थानीय स्तर पे सहयोग जैसी स्थिति में नहीं थे और ऐसी कमज़ोर सांगठनिक स्थिति में और अपने आप को बनाए रख करके अपने भविष्य को बर्बाद करना कोई नहीं चाहेगा। तो आजमगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी 10 सीट हार गई, यहाँ इसका भाजपा में क्या भविष्य? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हारने से एक अलग चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी का वोट लगातार बढ़ा है और बहुजन समाज पार्टी चूँकि जो उसका बेसिक वोटर है कहीं न कहीं से वो खिसका उसके साथ से,
तो प्रयास करने का मतलब होता है कि आदमी जब प्रयास करे उससे कहीं पॉजिटिव कुछ निकलता है तो समझ में आता है। अदरवाइज़ फिर वो हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट शुरू से रही है। हमने कभी समाजवादी पार्टी को तवज्जो नहीं दिया है और उस व्यवस्था में हम लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसे प्लेटफॉर्म की हमें आवश्यकता थी, जिस पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने स्वीकार किया, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ हम समाजवाद की परिवारवादी लड़ाई में उनके अगेंस्ट काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के चर्चित डमरू सिंह हत्याकांड के आरोपी माफिया डॉन ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ आज आजमगढ़ दीवानी न्यायालय की गैंगस्टर कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना अदा न करने पर 1 साल की सजा बढ़ा दी जाएगी। इन 11 आरोपियों में 2 आरोपी ऐसे हैं जिनमें एक की मौत पुलिस मुठभेड़ में हुई तो दूसरा आपसी रंजिश में बदमाशों ने सरेआम लखनऊ में ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि कुंटू सिंह उस समय प्रदेश भर में सुर्खियों में आया था जब कुंटू सिंह ने साजिश के तहत जेल में रहते हुए अपने शूटरों से विधायक सर्वेश सिंह सीपू सहित कई की गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार मिश्रा के अनुसार दीवानी न्यायालय के गैंगस्टर कोर्ट नंबर 6 के न्यायाधीश रामानंद ने थाना जैनपुर में 12 साल पूर्व वर्ष 2010 में जैनपुर इलाके के रहने वाले ठेकेदार डमरू सिंह की हत्या व इसके अलावा 6 अन्य मामलों में 11 आरोपियों के खिलाफ धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के तहत सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर में संगीन धाराओं जैसे 302, 307, 120 भी धाराओं का भी उल्लेख है। जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उसमें आजमगढ़ के गैंग लीडर ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, बलकरण यादव उर्फ साधु यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, मोहर सिंह, योगेश सिंह उर्फ सोनू सिंह, रामनारायण सिंह उर्फ रिंकू सिंह, सुरेश सिंह को जहां कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई। इस मामले में आरोपी गिरधारी लोहार के पिछले कई वर्ष पुलिस मुठभेड़ में मारा गया व इस मामले के एक अन्य आरोपी अजीत सिंह की पिछले वर्ष ही लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में आपसी रंजिश में बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि माफिया कुंटू सिंह मौजूदा वक्त में कासगंज जेल में बंद है। कुंटू सिंह के अलावा सभी आरोपी कोर्ट में हाजिर हैं। कोर्ट नंबर 6 के जज रामानंद ने सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार मिश्रा और संजय द्विवेदी ने अपना पक्ष रखा। फैसला आया है, क्या सजा सुनाई गई? एक हमारे यहाँ गैंगस्टर चल रहा था थाना जैनपुर का, जिसमें 11 अभियुक्त थे, 2 अभियुक्त मर गए थे और 9 अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण हुआ। 12 साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया। उसमें मैक्सिमम साक्षी अभियोजन के पक्ष में अपना साक्ष्य दिए। वो GT नंबर 73/11 है और 9 साक्षियों को सश्रम कारावास 10-10 साल का 50-50 हज़ार जुर्माना न अदा करने की स्थिति में 1-1 साल का सश्रम कारावास अतिरिक्त और जेल में बिताई गई अवधि को अगर है किसी के पास तो समायोजित किया जाएगा। ये फैसला आया है। कौन गैंग लीडर है इस गैंग का? इसमें गैंग लीडर ध्रुव सिंह हैं, ध्रुव सिंह कुंटू सिंह, वो छपरा सुल्तानपुर के हैं, जैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं। और कौन कौन इसमें शामिल है? इसमें 9 अभियुक्त और शामिल रहे हैं। इनका नाम है क्रमशः इस प्रकार से है। ये ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह गैंग लीडर हैं, बलकरण यादव और साधु यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिवप्रकाश उर्फ प्रकाश, मोहर सिंह, जोगेश सिंह उर्फ सोनू सिंह, रामनारायण सिंह उर्फ रिंकू सिंह, शिवेश सिंह और 2 लोग मर गए हैं, अजीत सिंह और गिरधारी उर्फ कन्हैया उर्फ डॉक्टर। तो कितने लोग इसमें जेल में हैं, कितने लोग अभी इसमें बाहर? जेल में इसमें सिर्फ ध्रुव सिंह हैं, वो दूसरे अपराध में हैं। सब लोग बेल आउट थे। सारे लोगों को कल बुलाया गया था कोर्ट में, सब लोगों को जेल में भेजा गया। जो मामला था ये कब का मामला है? ये मामला 2010 का है और गैंग चार्ट में जो उनके आरोप पत्र आया है वो 2011 में आया है। किस अपराध में गैंगस्टर लगाया गया था? अपराध गैंग चार्ट में है 152/10 सेक्शन 302, 307, 120B, 34 और IPC और 7 CLA एक्ट जैनपुर का है। 223/10, 307, 34 IPC जैनपुर और 190/10, 427, 447, 448 IPC और 2/3 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम और 307, 318/10, 307 IPC विलरियागंज का है और 241/10 25 आर्म्स एक्ट का है, जैनपुर का है, 136/10, 504, 506 इत्यादि का था। और इनके तमाम आपराधिक इतिहासों को 75 आपराधिक इतिहास गैंग लीडर का था। संबंधित जितने अक्यूज थे सबका तो आपराधिक इतिहास था। आपराधिक इतिहास को देखते हुए और इनकी संपत्तियों का ब्यौरा जो डीएम के यहाँ से चल संपत्ति को जब्त किया गया है उसको देखते हुए 4-5 फाइलें चल रही थी।
आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के सेंट जेवियर्स विद्यालय जैनपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा का सीधा प्रसारण छात्र छात्राओं को दिखाया जाएगा। नोडल अधिकारी जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य शशिकांत राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5वीं संस्कृत परीक्षा पर चर्चा का सीधा प्रसारण बड़े पर्दे पर छात्र छात्राओं व अभिभावकों को दिखाया जाएगा। विदित हो कि इस समय सीबीएसई बोर्ड व अन्य बोर्ड की परीक्षा चल रही है, जिसमें छात्र छात्राएं तनावग्रस्त रहते हैं, जिनके बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा का महत्वपूर्ण कार्यक्रम का 1 अप्रैल को दिल्ली के तालक कटोरा स्टेडियम में किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण जवाहर नवोदय विद्यालय के साथ अन्य विद्यालयों पर भी किया जाएगा। क्या कुछ का इस बाबत सेंट जेवियर्स विद्यालय प्राचार्य संजय राय और नवोदय विद्यालय प्राचार्य शशिकांत राय ने सुनिए। सर, आपका परिचय? संजय कुमार राय, प्रिंसिपल सेंट जेवियर्स जैनपुर आजमगढ़। सर, आपके विद्यालय में किस तरह का आज बैठक की गई है? सर, आज हमारे विद्यालय में चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया एक अभियान है, जिसका टॉपिक है शिक्षा पे चर्चा। इसका मूल उद्देश्य है कि बच्चों को परीक्षा से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि परीक्षा को एक कॉमन स्कूल क्लास टेस्ट के रूप में लेने की ज़रूरत है। वही आज हमारे सर श्री शशिकांत राय जी, जो प्राचार्य हैं जेएनवी के, उन्होंने आपको परीक्षा पे चर्चा का मूल उद्देश्य समझाया। इस क्रम में हम लोगों का मूल उद्देश्य यही है कि जितने भी बोर्ड अपीयरिंग बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, उन सभी को एक सूत्र में बांधने का काम किया जाए और बच्चों को ये बार बार मोटिवेट किया जाए कि परीक्षा ऐसा नहीं है कोई बहुत एक चुनौती है। परीक्षा को आप जितना ईजी लोगे, जितना कंफर्ट लोगे, उतनी ही आसानी से आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हो। बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं। और अभिभावक से भी अनुरोध है कि बच्चों को बार बार प्रेशराइज न करें। जो बोर्ड अपीयरिंग बच्चे हैं उनको, या जो क्लास 8, 6, 7 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको बार बार उसका इतना नंबर है, उसका इतना नंबर है, उसका इतना नंबर है, प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं। बच्चों को अपने रूटीन पर चलने दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद। सर, आपका परिचय? हाँ, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का प्राचार्य शशिकांत राय। आज परीक्षा पे चर्चा के अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आज सेंट जेवियर स्कूल में मेरा दौरा है, जहाँ मैं अभिभावकों और शिक्षकों और छात्रों से मुलाकात और चर्चा कर रहा हूँ। कुछ कहेंगे जनता से, क्या अपील करेंगे? और स्कूल वालों से? मैं यहाँ पर शिक्षकों से चर्चा के दौरान बताया और छात्रों से भी बताया कि परीक्षा में किसी तरह का तनाव महसूस नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अंक और जीवन का मापदंड ऐसा कोई सीधा अनुपात नहीं है। बस हमें वही दिनचर्या फॉलो करना चाहिए जो डेली करते हैं, वही परीक्षा के समय भी करना चाहिए। सर, आपके विद्यालय में कल किस तरह का कार्यक्रम किया जाएगा? सर, हाँ, परीक्षा पे चर्चा का सीधा प्रसारण कल हमारे विद्यालय में भी होगा। वो 11 बजे जो है उसकी सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और 11 बजे से जो है सारे छात्र और अभिभावक को भी सूचना दे दी गई है, वो लोग भी उपस्थित रहेंगे। सर, हम लोगों के माध्यम से सर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कल के लिए? सर, कल का संदेश ये है कि सभी अभिभावक या तो विद्यालय में पहुँचें या घर पर रह कर के भी लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। द कश्मीर फाइल को लेकर के भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ लगातार आंदोलन चला रही है। इस क्रम में भाजयुमों द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर, जिस पर लिखा हुआ था कि कश्मीर में हजारों बहनों को बलात्कार और पलायन का मजाक उड़ाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं। भाजपा का यह प्रदर्शन कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द पर कितना मरहम लगाएगा, यह तो समय की गर्त में है। केजरीवाल का बयान को उड़ा बनाकर के मुद्दा बनाकर के राजनीतिक की जा रही है या कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द पर बरहम लगाने का काम किया जा रहा है। जहां कुछ लोग इस प्रदर्शन को भाजपा की रणनीति बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाया जाए। लोगों का कहना है कि केजरीवाल की भी ये बात सत्य है कि फिल्म की कमाई का पैसा कश्मीरी पंडितों को दे दिया जाए। अब यहाँ मामला कहाँ तक जाएगा, इसका फायदा केजरीवाल को होगा या भाजपा को, लेकिन कश्मीरी पंडितों का जो हाल पहले था वो आज भी है। दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार, सबको मिलकर कश्मीरी पंडितों के लिए विकास की योजनाओं को लगातार चलाकर उनके मरहम पर पट्टी लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV20 न्यूज।